सो अ वेरी वार्म वेलकम टू द पॉकेट एमबीए सीरीज गाइस। और आज की इस एपिसोड 4 में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग थ्योरी के बारे में। तो बिना किसी टाइम को खराब किए हम जंप करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग थ्योरी के ऊपर। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंसेप्ट के बारे में। तो ये इट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो मतलब आज अगर अपन किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो एक क्रूशियल एस्पेक्ट पे करता है कोई भी इकोनॉमिक्स के अंदर। बिजनेस मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेक परफेक्ट डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड जजमेंट। जो भी बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, जो भी आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि वो परफेक्ट डिसीजन ले सके अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करने के समय। प्राइस डिस्कस द रेशनल एंड एजम्पशंस बिहाइंड प्राइसिंग डिसीजंस। यानी जो एक पर्टिकुलर प्राइस होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कोई भी बिजनेस के लिए एस्पेक्ट होता है। अगर कोई भी कमोडिटी के बारे में बात की जाए, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर बात की जाए, तो उसकी जो प्राइसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करती है। इट ऑल्सो एनालिसिस द मार्केट नीड्स एंड डिस्कस हाउ बिजनेस मैनेजर रीच ऑन टू द फाइनल प्राइसिंग डिसीजंस। जो प्राइस डिटर्मिनेशन का जो स्टेप्स है, ये बेसिकली एक इस तरीके का एनालिसिस करता है। बेसिकली ये समझ सकते हो कि प्राइस डिटर्मिनेशन जो एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं इट एनालिसिस द मार्केट नीड्स एंड डिस्कस। पहले तो क्या जानता है मार्केट में नीड क्या है, उस कमोडिटी की नीड किस लेवल पे है मार्केट में। फिर ये भी डिस्कस करता है हाउ बिजनेस मैनेजर रीच ऑन टू द फाइनल प्राइसिंग डिसीजंस। इसमें दोनों एस्पेक्ट्स कवर हो गए। पहला एस्पेक्ट हमारा क्या था? पहला था कि भाई मार्केट की नीड्स को डिस्कस कर देगा। दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या है कि वो जो चीज़ें हैं वो कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन में मदद कर सकती है किनको? बिजनेस मैनेजर को। बस तो दो एस्पेक्ट्स पर ध्यान रखना है कि भाई प्राइस डिटर्मिनेशन जो है आपका, इसका बेसिकली मेजरली 2-3 ही काम है। पहला काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये मदद करता है बिजनेस मैनेजर्स को परफेक्ट बिजनेस डिसीजन लेने में। और दूसरा क्या, ये काम आता है मार्केट की नीड्स को समझने के लिए और उस नीड के आधार पे कैसे कोई बिजनेस मैनेजर्स अपने फाइनल प्राइसिंग डिसीजंस पर रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है प्राइस डिटर्मिनेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, क्रूशियल एस्पेक्ट्स इन इकोनॉमी हेल्प बिजनेस मैनेजर टू फाइंड परफेक्ट डिसीजन और जजमेंट, एनालिसिस द मार्केट नीड्स एंड हेल्प्स हाउ द बिजनेस मैनेजर रीच ऑन टू द फाइनल प्राइसिंग डिसीजंस। अब मार्केट स्ट्रक्चर से पहले हम जानेंगे मार्केट के बारे में कि मार्केट एक्चुअली में होता क्या चीज़ है। तो मार्केट में आपको भी कहोगे, आपने घर पे भी सुना होगा कि यार चलो आज मार्केट चल के आते हैं, कुछ खरीदारी हो जाएगी। तो मार्केट एक वो जगह है जहाँ पर बायर और सेलर आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं और गुड्स का और पैसों का एक्सचेंज करते हैं। बेसिक यार देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसी टर्म है जिसको आप अगर जितना स्टोरी फॉर्म में, केस स्टडी फॉर्म में समझोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। तो मार्केट क्या है? मार्केट एक वो जगह है जहाँ पर बायर और सेलर्स आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं और दोनों आपस में गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, दोनों आपस में मनी का एक्सचेंज करते हैं। यानी एक वो जगह जहाँ पर गुड्स का भी एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पर पैसों का भी एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ बायर और सेलर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन एरिया वेयर बायर एंड सेलर कनेक्ट, यू कैन से कॉन्टेक्ट ईच अदर एंड एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज। समझ गए? आगे आ जाते हैं। आपको पता है पहले अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो जो सबसे पहले पुराने टाइम में मार्केट होते थे उसमें पैसों का एक्सचेंज नहीं होता था, उसमें बार्टर सिस्टम होता था। मतलब अगर मैं आपको कुछ एक पर्टिकुलर मेरा प्रोडक्ट देता हूँ तो बदले में आप भी मेरे को अपना प्रोडक्ट दे दोगे, तो इस तरीके से सिस्टम था। तो मार्केट इज़ द एरिया वेयर बायर एंड सेलर कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं और मिलके एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। तो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले क्या अपना कंसेप्ट जो आता है वो निकल के आता है मार्केट स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ फर्म्स दैट प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स। यानी मार्केट स्ट्रक्चर अभी अपन ये देख रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर एक होता कैसे, एक मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो मार्केट में क्या होती है? सबसे पहले फर्म्स होती है, ठीक है। तो वो फर्म्स क्या है? प्रोड्यूस करती है आइडेंटिकल गुड्स को, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या करता है? इट इफेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फर्म्स, या उनका बेसिकली जो भी फर्म्स है, जो भी कंपनी है जो कि गुड्स और सर्विसेज हमें बना के दे रही है, अगर किसी जगह का मार्केट स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग सुटेबल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो वो फर्म को मदद करता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूँ रियल लाइफ में, तो जैसे अगर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद में पहले सबसे पहले क्या था? हमदर्द बहुत चलता है हैदराबाद में। तो हमदर्द के जो प्रोडक्ट, जो आपने रूह अफ़ज़ा वगैरह पिया होगा, हमदर्द का है। तो वहाँ का जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको हमदर्द ने भली बात ही समझा हुआ है। अब अगर वहाँ पर हमदर्द थोड़ा टाइम के लिए चला भी जाता है और बैद्यनाथ आ जाता है जो कि करके कॉम्पिटिटर है हमदर्द का, तो अगर वो पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाया, वो फर्म जो भी बैद्यनाथ की जो भी फर्म है, वो अगर वहाँ के लोगों का बिहेवियर नहीं समझ पाई, उनके
पर्टिकुलर उनके मतलब जो कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं समझ पाई, तो वो वहाँ पर फिट नहीं बैठती और इसीलिए हमदर्द ने अपनी वहाँ पर मोनोपोली जमा के रखी है। अभी आगे जाकर हम पढ़ेंगे मोनोपोली के बारे में भी। तो मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आ गई, नंबर ऑफ फर्म्स दैट प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड, और दूसरा क्या आ गई, मार्केट स्ट्रक्चर एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर आप क्या जानते हो, जहाँ पर आप देखते हो अपने कस्टमर का, या ये समझ सकते हो एक बिहेवियर का, मतलब जो लोग खरीद रहे हैं उनका बिहेवियर क्या है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर फर्म्स के बिहेवियर को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बेकार है तो फर्म्स भी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, अगर मार्केट स्ट्रक्चर अच्छी है तो फर्म्स भी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। यानी मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअली में किसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रही है, फर्म्स का बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रही है। अफेक्ट द सप्लाई और डिफरेंट कमोडिटीज इन द मार्केट, यानी डिफरेंट कमोडिटीज, यानी समझ सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और कंपनीज की जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स जो भी वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सप्लाई को भी ये चीज़ अफेक्ट करती है। अगर किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो वो सप्लाई वहाँ पर करेगा ही क्यों उस प्रोडक्ट को, तो बेवकूफ़ी होगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली में इट अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इन द मार्केट। तो ये चीज़ें हमने देखी। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स है जो कि अपने अलग अलग आइडेंटिकल गुड्स को सेल करती है और वहाँ प्रोड्यूस करती है। दूसरा, मार्केट स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है फर्म्स के ऊपर और फर्म्स के जो कमोडिटी और जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसके ऊपर। तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने ये देखा कि भाई अलग अलग प्रोडक्ट की सप्लाई के ऊपर भी मार्केट स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो गई। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अब यहाँ पर अपन खतरनाक केस स्टडी से इसको समझेंगे। When the competition is high, then there is high supply of commodity। यानी अगर कंपटीशन है खतरनाक वाला, यानी पहले जियो के आने से पहले आपको पता है ना, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जितने भी थे, चाहे मैं बात करूँ MTS की, MTS नहीं एक्चुअली, हाँ MTS की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं वोडाफोन की बात करूँ, एयरटेल की बात करूँ, एयरसेल की बात करूँ, ठीक है, डोकोमो की बात करूँ, ये जितने भी बड़े बड़े टेलीफोन ऑपरेटर्स थे, इनके बीच में खतरनाक लड़ाई लगती रहती थी कि कौन कॉल को और मैसेजेस को सस्ता कर सकता है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट लगता है कि व्हेन द कंपटीशन इज हाई, जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, कमोडिटी या सर्विस की क्या होती है, एक हाई सप्लाई होती है, क्योंकि सब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी प्रोवाइड करने के दावा करते हैं। दिस डिपेंड्स बिकॉज डिफरेंट कंपनीज ट्राई टू डोमिनेट द मार्केट। वही बात, जो भी नेटवर्क ऑपरेटर्स थे वो सब डोमिनेट करने की कोशिश करते थे कि हम लोग पहले आ जाते हैं, हम लोग पहले जीत जाते हैं, एंड टू क्रिएट द एंट्री बैरियर फॉर दिस कॉम्पिटिशन। अब वो ये क्यों करते थे, वो चाहते थे कि हम कुछ ऐसी नई चीज़ बना दें जो हमारा कॉम्पिटिशन या अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स नहीं कर पाए। हमेशा ये चीज़ यही चाहती थी, डिफरेंट कंपनी, इसलिए पहले लड़ाई होती रहती थी जियो के आने से पहले। तो यहाँ क्या समझ सकते हो, कंपटीशन मतलब अगर मेरे मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होगा तो मेरे सप्लाई ऑफ कमोडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हर कंपनी यही चाहती है कि वो मार्केट का किंग बन के राज करे, उसको डोमिनेट करे, ठीक है। कंपनी इसीलिए क्या करती है, एंट्री बैरियर्स को बनाती है। अब आ जाता है अपना कंसेप्ट मोनोपोली का। अब उसके बाद एंट्री होती है जियो की। जैसे ही जियो का एरा आया, उसने बोला कि तुम कॉल और मैसेजेस को तो फ्री कर दो, ठीक है। तो जिस चीज़ के ऊपर ये लोग लड़ रहे थे उसको तो पहले हटा ही दिया जियो ने। उसके बाद जियो ने क्या किया, उसके बाद उसने इतना सस्ता इंटरनेट और शुरुआत में तो फ्री इंटरनेट देना स्टार्ट किया, ठीक है, जिससे लोगों ने 4G को टेस्ट किया। जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे वो सब 3G के ऊपर ऑपरेट करते थे। जियो आया, जियो ने 4G पे ऑपरेट किया और कॉल्स और मैसेजेस भी क्या कर दिए, फ्री कर दिए। तो लोग सारे उसकी तरफ चले गए, यानी उसके जैसा कोई बंदा ही नहीं था, कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं, क्योंकि वो 4G सबसे पहले लेके आया। 4G ये लोग के बाद में लेके आया, सबसे पहले जियो लाया 4G। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन को उसने खत्म कर दिया, मार्केट को पूरा डिसरप्ट कर दिया। जो कंपटीशन इन द मार्केट है, जिसमें कंपनीज ये चाह रही थी कि हम पहले आ जाए, हम एंट्री बैरियर बना दे दूसरी कंपनी के लिए, उससे जियो ने क्या बोला कि चलो तुम लोग ये करते रहो, मैं आके पूरा सब चीज़ें खत्म ही कर देता हूँ। तो उसने सबसे बड़ा एंट्री बैरियर्स लगाया। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो अपन बात करते हैं। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है मोनोपोली मार्केट का, वो क्या है, बिगेस्ट लेवल ऑफ बैरियर टू एंट्री। जैसे जियो ने बनाया कि भाई उन्होंने जो 4G लेके आ गया, एकदम अपडेटेड टेक्नोलॉजी लेके आ गया, जहाँ बाकी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर 3G 2G इन चीज़ों को मेंटेन करते थे, जियो को केवल डायरेक्ट 4G को मेंटेन करता था, तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट भी उनकी कम लगती थी। तो इतना खतरनाक एंट्री बैरियर कौन लेके आया, जियो लेके आया मार्केट में। वहाँ पर ही परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, वो मार्केट जहाँ पर एंट्री बैरियर ही नहीं है, कोई भी मर्जी जो कर सकता है। जो छोटे मोटे आप ये समझ सकते हो, जब अपन है ना, जैसे आज आई विल नॉट इंसल्ट एनीवन, अगर मैं एक सैंडविच की दुकान खोल लेता हूँ तो आप भी एक सैंडविच की दुकान खोल के बैठ सकते हो, कोई एंट्री बैरियर ही नहीं है, ये काम तो हर कोई कर सकता है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि मेरा बिजनेस आराम से कॉपीएबल बिजनेस है, कोई भी उसको कॉपी कर सकता है। तो मैं किस में आ गया, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ गया। उसकी जगह अगर मैं नई टेक्नोलॉजी को लेके आऊँ और अलग तरीके के सैंडविचेस बनाना स्टार्ट कर दूँ, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ हो सकता है कि मैं मोनोपोली भी लेके आ सकता हूँ।
मोनोपोली मतलब मैं इतना खतरनाक एंट्री बैरियर बना दूँ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, अपनी वर्क फोर्स को यूज़ करके, कि आप लोग एंट्री नहीं दे पाओ उसके अंदर। तो दो तरीके के मार्केट हमने देखे। पहला मोनोपोली मार्केट जिसमें बिगेस्ट लेवल ऑफ एंट्री बैरियर होता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जीरो लेवल ऑफ एंट्री बैरियर होता है, समझ गए। मोनोपोली मार्केट में लेस एफिशिएंट फर्म्स होती है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में मोर एफिशिएंट होती है, बिकॉज हर कोई ये चाहता है कि मैं सबसे बढ़िया बनूं। तो क्या होती है, मोर एफिशिएंट होती है। जिसने एक बार मोनोपोली एस्टेब्लिश कर दी, मोनोपोली मतलब अब सर्वज्ञ मैं ही हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़े एफिशिएंट हो जाऊंगा, मैं आपके ऊपर अपने कसा के प्राइस मार सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है तो एक ही बंदा, तो मैं खतरनाक भाव खा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इट इज एन सिचुएशन, ठीक है। अभी जो बात कर रहे हैं प्रोडक्ट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इन विच द बायर्स एंड सेलर्स आर न्यूमरस एंड वेल इन्फॉर्म्ड दैट एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली आर एब्सेंट। यानी परफेक्टली कॉम्पिटिशन मतलब जितने भी बायर्स हैं उनको इसी तरीके से पता है कि भाई हमें कभी भी उखाड़ के फेंका जा सकता है, हमारा कोई भी कॉम्पिटिशन आ सकता है, हमारे पास जीरो लेवल ऑफ एंट्री बैरियर है भाई, उनको ये चीज़ पता है, ठीक है। एंड द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटीज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर्स। इसका मतलब क्या है कि जो एक प्रोडक्ट की प्राइस है ना, वो किसी ना तो बायर के हाथ में होती है ना सेलर के हाथ में होती है। जो मार्केट का ट्रेंड है उसके हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा, बिकॉज आपके तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव्स है। आप अगर आप 10 रुपये कर दोगे हो और आपकी कॉम्पिटिशन ने 8 रुपये कर दिया, तो क्या हुआ, आप 8 वाले के पास चले जाओगे 10 वाले को छोड़ के। अब अगर ये 10 वाले उसने वापस 7 कर दिया तो आप वापस इधर आ जाओगे। तो ना तो प्राइस डिसीजन आपके हाथ में हो रहा है, ना उन बायर के हाथ में, खुद के हाथ में, दोनों के। वो दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते अपने दोनों के हाथों से प्राइस डिसीजन को छोड़ चुके हैं। तो ये किसकी वजह से अपने प्राइस को डिसाइड करते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स को। कम ऑन गाइस, मार्केट के ट्रेंड्स को, समझ गए। इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, नो इंडिविजुअल फर्म इज इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी इंडिविजुअल, देखो भाई कंपटीशन मतलब क्या है, कंपटीशन अपना हाथ में ही है ना, कि भाई मेरे पास मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग अगर ये चीज़ काम कर रहे हैं तो हाई चांसेस ये है कि जितने भी वो लोग चेंजेस करेंगे वो मेरे हाथ में नहीं। अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो मेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग मेरे को छोड़ दोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी इंडिविजुअल बंदे के हाथ में राइट्स नहीं होते प्राइस डिसाइड करने के लिए। वो मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से करेगा, अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से करेगा, समझ गए। इट मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ सिंगल फर्म विल बी इनफाइनाइट। जो अपना ईपी है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। थोड़ा समझिए, एकदम इसको रोटेट करता हूँ। देखो परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या हो गया, मेरे हिसाब से आपको इधर थोड़ा दिख रहा होगा। नाउ आई थिंक आपको कुछ कुछ विजिबल होगा, बट पूरा अभी भी विजिबल नहीं है। ओके, नो इश्यूज। तो मैं आपको ऐसे बोल के बता देता हूँ, जो परफेक्ट कंपटीशन है वो सिचुएशन है जहाँ पर बायर और सेलर क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं। न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। मोनोपोली फॉर एलिमेंट्स आर राइजिंग। कोई भी एलिमेंट की जो मोनोपोली होती है वो क्या होती है, राइजिंग में होती है। मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस होती है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बायर और सेलर होती है, समझ गए। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी भी इंडिविजुअल फर्म के हाथ में ये चीज़ अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी भी चीज़ की प्राइस को डिसाइड कर सके। क्यों, क्योंकि यार सारा कंपटीशन चल रहा है। आज अगर किसी भी दूसरे कंपनी के अंदर उसने प्राइस कम कर दी तो आप उसके पास चले जाओगे। तो इसीलिए हमें क्या पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं मेजरली, तो जो हमें पॉइंट्स इसमें मेजरली याद रखने हैं वो है, सबसे पहले तो सबसे पहले पॉइंट है वो क्या है, इट इज एन सिचुएशन इन विच buyers and sellers are numerous and well informed that price of monopoly are absent। ठीक है, buyers and sellers of जो वो numerous well informed होते हैं कि भाई मोनोपोली एब्सेंट है, मतलब कोई एंट्री बैरियर नहीं है। दूसरा कि जो भी मार्केट की जो भी प्राइस है या कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिसाइड करने वाला कौन है, डिसाइड करने वाला इंडिविजुअल बायर्स और सेलर्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है यार कि वो खुद भी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज कंपटीशन है। इतने सारे लोग मिलके किसी प्रोडक्ट को अगर बेच रहे हैं और सब एक ही तरीके के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो प्राइस किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से होगी, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से होगी। और जहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा, जहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है तो वहाँ पर एक भी कंपनी के हाथ में अथॉरिटी नहीं होती कि वो प्राइस रख सके। उनको मार्केट के हिसाब से ही रखना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्पिटिशन से आउट हो जाएंगे, बिजनेस से आउट हो जाएंगे, समझ गए। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग डिसीजंस पे। प्राइसिंग डिसीजंस बेसिकली क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यानी प्राइसिंग डिसीजंस बेसिकली क्या है कि वो डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर, सबसे पहले अब इसके ऊपर बता रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस में क्या होता है।
यानी अगर मेरे पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तो मैं किस तरीके से प्राइसिंग करूँगा। पहला, मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट पीरियड ऑन अ वेरी शॉर्ट रन। यानी एक छोटे टाइम के अंदर जो इक्विलिब्रियम बनता है, किसके बीच में, डिमांड और सप्लाई के बीच में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, ये जो होता है इससे अपन को मार्केट प्राइस पता लगती है, कितनी डिमांड आ रही है, कितनी सप्लाई आ रही है, कितनी इक्विलिब्रियम ये चीज़, जो जब ये दोनों होते हैं, डिमांड और सप्लाई जब इक्विलिब्रियम में होता है तो हमें पता लगता है कि भाई मार्केट की प्राइस क्या है, ठीक है। और ये बहुत शॉर्ट टर्म में अपन को पता लगता है। मार्केट पीरियड इन विच द मैक्सिमम दैट कैन बी सप्लाइड इज लिमिटेड बाय द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। यानी ये वो समय है या वे पीरियड मान सकते हो जिसके अंदर मैक्सिमम सप्लाई जो होती है, ठीक है, मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट है आपका वो आप सप्लाई कर सकते हो, एंड इट इज लिमिटेड बाय द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। दिस पीरियड इज वेरी शॉर्ट। This period cannot be produced in response to increasing demands. Market period demand depends on the product. ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये जो अपना है ये समझ सकते हो अच्छा टाइम, जैसे जियो का आया था, जियो का जो मार्केट पीरियड था वो स्टार्टिंग में था, तो स्टार्टिंग में मार्केट पीरियड में अभी भी है, लेकिन स्टार्टिंग से जो था वो सबसे ज़्यादा था। मतलब ये वो समय आ जाता है भाई कि आप इतना ज़्यादा, मतलब आपके पास क्राउड आ जाता है कि आप फटाफट अपना क्या करते हो, सेल करना स्टार्ट करते हो। ये मार्केट पीरियड आ जाता है, ये बहुत कम टाइम के लिए आता है बट ये आता है। पीरियड दैट कैन बी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग डिमांड, ये वो समय आता है विच कैनॉट बी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग डिमांड। यानी यहाँ पर ये समय आ जाता है भाई कि इतनी ज़्यादा डिमांड आपकी बढ़ गई कि आप कुछ सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। मार्केट डिमांड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, यानी क्या है, मैक्सिमम सप्लाइड लिमिटेड बाय द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। दिस पीरियड इज वेरी शॉर्ट एंड कैनॉट बी प्रोड्यूस टू इंक्रीजिंग डिमांड्स। पीरियड डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि उसका मार्केट पीरियड कब आएगा, ठीक है। अच्छा होगा तो जल्दी आ जाएगा, बुरा होगा तो नहीं आएगा। समझ गए। अब अगर अपन इसमें आगे मूव करते हैं तो देखो यहाँ पर वही चीज़ आ गई प्राइसिंग डिफिशिएंसी की, जो मैंने अभी तुम्हें बताया उसको फ्लो चार्ट में मैंने यहाँ बनाया हुआ है, तो इसको एक बार जाके पढ़ लेना जब ये आपके पास आएगा नोट्स। बहुत जल्दी नोट्स मिलने वाले हैं तो उसकी टेंशन लेना मत ही, तुम्हें पूरी पॉकेट MBA की बुकलेट मिलेगी जिसमें तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे। मार्केट प्राइस ऑफ अ पेरिशेबल कमोडिटी, इसका मतलब क्या है, पेरिशेबल कमोडिटी मतलब क्या है, यानी पहले अपन ने देखा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को मार्केट प्राइस कैसे पता लगाते हैं। अब अपन ये देखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ अ पेरिशेबल कमोडिटी, यानी पेरिशेबल कमोडिटी में मार्केट प्राइस का डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाता है। पेरिशेबल कमोडिटी पहले तो क्या होती है, ये वो कमोडिटी मान सकते हो, इट इंक्लूड्स द प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर और एनी अदर प्रोडक्ट विच इज सब्जेक्टेड टू डिके। मतलब ये वो प्रोडक्ट आ जाता है इसमें, या वो प्रोडक्ट आ जाता है जो आप ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते। मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उसका ज़्यादा देर तक क्या नहीं कर सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते। सो इट विल बी सोल्ड अवे ऑन द सेम डे वॉट एवर द प्राइस में भी, यानी कैसी भी प्राइस आपको बोलेंगे निकले नहीं तो यहाँ पर ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि आप मिल्क प्रोडक्ट्स देखते हो तभी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, मिल्क हमेशा हर दिन आपका अमूल की थैली जो लेके तो फ्रेश मिलती है आपको, क्योंकि उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन से ज़्यादा वो चीज़ सस्टेन नहीं करेगी या वो चीज़ ख़राब हो जाएगी अगर आप लोगे भी तो यानी ये पेरिशेबल कमोडिटी, यानी पेरिशेबल मतलब पेरिश हो जाना, तो इसका मतलब इट इंक्लूड्स द प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, मिल्क प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्टेड टू डिके, डिस्ट्रक्शन एंड डिटॉर्टेशन और स्पॉइलेज एक्सेप्ट अंडर द प्रॉपर कंडीशन, ठीक है। यानी जब उनको प्रॉपर कंडीशन ही दी जाए तो वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएगी। तो ये आप शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करके रखते हो, और दूध वगैरह के जो प्रोडक्ट्स है वो इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है, तो ये उसी दिन बेचे जाएंगे जिस दिन ये प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मार्केट प्राइस ऑफ अ नॉन पेरिशेबल एंड रीप्रोड्यूसेबल गुड, यानी ये वो गुड है जिसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। जैसे ड्राई फ्रूट का कोई आपने प्रिजर्व करके रख सकते हो ना ड्राई फ्रूट को, वो तो इस दिन खराब होगा नहीं। कैप्ट बैक फ्रॉम द मार्केट एंड कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट मार्केट पीरियड, यानी जब उसका मार्केट पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी सपोज कि भाई दिवाली की लाइटें हो गई, आज दिवाली की लाइटें खराब थोड़ी ना होगी, आप अगले साल भी अगर वही लाइट भेज दोगे तो दिवाली उसका एक मार्केट पीरियड, इसमें सप्लाई डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं दे पाए, ठीक है। वो मार्केट पीरियड है, यानी जब खतरनाक क्राउड आता है आपके पास, तो आपने क्या किया, दिवाली के टाइम में उसको सेल किया, आपको लगा थोड़ा स्टॉक बच गया तो आपने उसको उठा के अंदर रख दिया, वो खराब थोड़ी ना होगा, नहीं होगा खराब, ठीक है। तो ये आपका खेल हो जाता है। यानी फर्स्ट लेवल मार्केट प्राइस ऑफ अ नॉन पेरिशेबल कमोडिटी का फर्स्ट लेवल प्राइस इज वेरी इंक्रीजिंग, सेलर विल बी प्रिपेयर्ड टू सेल होल स्टॉक, ठीक है। अब एक्चुअली ये आगे का कंसेप्ट था, तो यहाँ पर 2 क्रूशियल प्राइस लेवल बनते हैं जब अपन नॉन पेरिशेबल की बात करते हैं। पहला फर्स्ट लेवल प्राइस इज वेरी हाई, सेलर विल बी प्रिपेयर्ड टू सेल द होल स्टॉक, ठीक है। पहले लेवल में क्या होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा होगी और सेलर भी क्या होता है, प्रिपेयर्ड होता है कि मेरे को पूरा स्टॉक खत्म करना है। सेकेंड लेवल, यहाँ प्राइस तो वो लो करेगा, सेलर वुड नॉट सेल एनी अमाउंट इन द प्रेजेंट मार्केट पीरियड, यानी
जब प्राइस लो होगी ना, ठीक है, तो क्या होता है, सेलर जो होता है वो ये सोचता है कि यार अगर ये ख़राब नहीं हो रही है चीज़ तो मैं तब बेचूंगा ना जब इसका मार्केट पीरियड वापस आएगा, अभी क्यों बेच के ख़राब करूँ। तो जो पहला है वो तब है जब आपका मार्केट पीरियड एक्चुअली में रन आउट हो रहा है, यानी प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा है और सेलर पूरा तैयार है कि भैया अब इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई से एक्चुअली में प्राइस डिसाइड होती है। सेकेंड लेवल में सेट बाय द लो प्राइस एंड सेलर वुड नॉट सेल एनी अमाउंट इन द प्रेजेंट मार्केट पीरियड, यानी वो बेकार मार्केट पीरियड में सेल ही नहीं करेगा। जब उसको लगेगा कि अब ट्रेंड वापस आ रहा है फटाफट निकाल के बेच देगा। होल स्टॉक विल बी होल्ड बैक फॉर द सम बेटर टाइम, यानी वही मार्केट पीरियड का वेट करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व प्राइस? तो प्राइस बिलो विच द सेलर विल रिफ्यूज टू सेल इज नोन एज रिजर्व प्राइस, यानी जब आपकी मम्मी या आप खुद जब आप किसी प्राइस को नेगोशिएट करते हो और आपको सेलर बोल देता है कि नहीं भैया इससे ज़्यादा कम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को खुद को इतने का पड़ा है, तो वो एक रिजर्व प्राइस है। यानी रिजर्व प्राइस बिलो विच द सेलर विल रिफ्यूज टू सेल इज नोन एज द रिजर्व प्राइस। अब आता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन। वापिस आ जाते हैं अपन जियो के ऊपर। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर। जियो एक मोनोपोली क्रिएट करी थी उसने पूरे मार्केट में, उसको अपन बोलते हैं मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन। लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स आर सप्लाइंग प्रोडक्ट्स दैट आर स्लाइटली डिफरेंशिएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर्स, यानी ऐसी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फर्म्स है जो अभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, जो बिल्कुल अलग प्रोडक्ट्स है, वो एकदम नए प्रोडक्ट्स है। किसके पर्सपेक्टिव से? बायर के पर्सपेक्टिव से, आपके पर्सपेक्टिव से। बाय दिस द प्रोडक्ट ऑफ योर कॉम्पिटिशन विल नॉट बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, यानी ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप ये मान सकते हैं कि ऐसा तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर हो गया जहां आपके अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा है, और बायर के हिसाब से भी जो बायर जो पैसा देके खरीदने वाला है उसके हिसाब से भी आपका प्रोडक्ट बाकी सबसे बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। काम तो वही सॉल्व कर रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा अलग है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसा प्रोडक्ट कोई बना ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया, आप मोनोपोली हो गई, यानी वो बंदा मोनोपोली मार्केट में आ गया, उससे ज़्यादा अच्छा वो कोई बना ही नहीं पा रहा। दिस सिचुएशन अराइज इज व्हेन सेम कमोडिटी इज बीइंग सोल्ड। ये सिचुएशन कब आती है? जब सेम कमोडिटी इज बीइंग सोल्ड अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम, ईच ब्रांड इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर ब्रांड अपने आप में क्या होता है, डिफरेंट होता है। इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर ईच फर्म इज सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, यानी इस मार्केट स्ट्रक्चर में आप ये मान सकते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप ये मान सकते हो, हर इंडिपेंडेंट फर्म अलग प्रोडक्ट बना रही है, और जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो आपस में मिल ही नहीं रहे, सब प्रोडक्ट्स अपने आप में अलग नई चीज़ें हैं, और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं हो रहा। जो राम कहा था मैंने भाई, इसका मतलब यही है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर। एंड सेकंड, द लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स आर सप्लाइंग दैट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज नो कंपटीशन। पहला कि जितने भी फर्म्स है, जितने भी इंडस्ट्री है, वो सारे प्रोडक्ट्स तो बना रही है लेकिन वो प्रोडक्ट्स आपस में कंपटीशन में नहीं है, सब प्रोडक्ट्स अलग अलग है, और बायर उन सब प्रोडक्ट्स को अलग अलग नज़रिए से देखता है, ठीक है। और कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, यानी सारे प्रोडक्ट्स अपने आप में अलग है, और फर्म्स अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है जिसका कोई बीच में कंपटीशन नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर हर कॉमोडिटी, ठीक है, अलग अलग ब्रांड नेम में अलग अलग प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ठीक है, कोई सेम प्रोडक्ट्स है ही नहीं। तो इस तरीके की पूरी चीज़ को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ गए? जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सेम नहीं है, सारे प्रोडक्ट अलग है, सबके फीचर्स अलग है, सबका काम अलग है, सब अपने आप में पूरे अलग है, तो ये आपका क्या हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर ईच फर्म इज सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, यानी इस मार्केट स्ट्रक्चर में हर फर्म एक सोल प्रोड्यूसर है पर्टिकुलर ब्रांड, यानी सारे जो भी फर्म्स है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आपस में किसी का भी कंपटीशन नहीं है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोपोली इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, मोनोपोलिस्ट आ गए, यानी वो सारे फर्म्स आ जाए जो अपने आप में नंबर 1 है, जिनका कोई कंपटीशन नहीं है, जिनका एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है, और ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब ये फर्म्स आपस में लड़ रही है लेकिन इनका कोई प्रोडक्ट मैच ही नहीं करता, ठीक है। आ गई बात, अब आ जाता है 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी इनके बीच में जो 4 मेजर्स है वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेलर एंड बायर्स इन द मार्केट। इंडिपेंडेंट मतलब आपस में डिपेंडेंट नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेलर यानी सब अपने अपना अलग अलग माल बेच रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव मार्केट शेयर ऑफ ऑल द सेलर्स आर सिग्निफिकेंट एंड मोर और लेस इक्वल, यानी जो मार्केट शेयर्स है हर सेलर का वो या तो मोर और लेस क्या है, इक्वली है, ठीक है, हर बंदे को इक्वली मार्केट शेयर दिया गया है।
आगे बात करते हैं, न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द मार्केट एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स आर फ्री टू लीव द मार्केट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ लीगल और इकोनॉमिकल बैरियर्स। यानी जो नई फर्म है वो आराम से इसके अंदर आ सकती है, कोई भी नई फर्म चाहे वो आ सकती है, और जो फर्म ऑलरेडी है वो बिना किसी लीगल बैरियर्स के आराम से जा सकती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द डिफरेंशिएट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यानी परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या हो रहा था कि भाई सारे प्रोडक्ट एक ही तरीके का बना रहे थे, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, यानी इसमें क्या है, सारे लोग अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं बट इनका मार्केट शेयर क्या है, मोर और लेस इक्वल है। और सारी फर्म्स एक साथ मिलके, जो मोनोपोलिस्ट हैं सारे एक साथ मिलके जब सेल करते हैं इक्वल मार्केट शेयर के साथ अपने अपने प्रोडक्ट्स को अपने अपने ब्रांड नेम के अंदर, जिनका आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आपस में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और जो कॉम्पिटिशन, जो फर्म्स है जो इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, जो आपस में कॉम्पीट करती है इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स बनाने के बाद, तो वो क्या कहलाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाता है। और जो चार इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पहला लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेलर वगैरह होते हैं, दूसरा मार्केट शेयर सबका मोर और लेस इक्वल होता है, तीसरा नई फर्म आराम से आ सकती है, पुरानी फर्म्स आराम से जा सकती है बिना किसी लीगल बैरियर के, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो ओनली एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो आपको डिफरेंशिएट करता है किसके बीच में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में और परफेक्ट कंपटीशन में। अब हम बात करते हैं मोनोपोली की। तो देखो मोनोपोली क्या होती है, यानी अब वापस जियो पे आ जाते हैं। तो when the one firm is the sole producer or seller for product which has no close substitute, यानी जब जियो आया था, जियो ने क्या बोला था कि मैं फ्री कॉल्स दे दूंगा, फिर फ्री एसएमएस दे दूंगा, ठीक है, ये सब मैं आपको दे दूंगा, आपको इंटरनेट 4G का दूंगा। तो उस समय इसके जियो के अलावा कोई था ही नहीं जो इतना तगड़ा लेवल का सर्विसेज दे सके। तो वो क्या हो गया, एक मोनोपोली हो गया। इट मीन्स देयर विल बी द सिंगल प्रोड्यूसर और द सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। केवल एक ही है, जैसे जियो था उस समय, केवल जियो ही था, उसके अलावा एयरटेल भी उस समय 4G नहीं लाया था। इफ़ देयर आर मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, अगर वहाँ पर सारी जो भी बहुत ज़्यादा फर्म्स है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वेदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन विल प्रिवेल डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोडक्ट इज होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड। यानी अगर बहुत ज़्यादा फर्म्स एक ही तरीके के प्रोडक्ट को बना रही है, ठीक है, एक ही तरीके के प्रोडक्ट बना रही है, और अगर वो सारे प्रोडक्ट अपने आप में क्या है, डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, अगर तो सेम है प्रोडक्ट तो वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया, बिकॉज वो सब आपस में कॉम्पीट करेगी। बट अगर वो सारे क्या है, आपस में अलग है, डिफरेंशिएटेड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो जाएगा। समझ गए? देखो मोनोपोली, वन फर्म इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये मोनोपोली हो गया। सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर। फैक्टर्स नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू, आप कब बोलोगे कि कंपनी मोनोपोली वाली है, अब आप इसको जियो के साथ मैच करना है, ठीक है। वन फर्म शुड बी सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ सेलर प्रोडक्ट, 4G लाया था सबसे पहले। दूसरा, देयर विल बी नो राइवल्स डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स टू द फर्म, कोई नहीं था, केवल जियो था, एयरटेल वगैरह सब बाद में आए थे, 4G लेके आया ना। नो अदर कॉम्पिटिटर्स कैन एंटर इन द मार्केट ऑफ वॉट एवर रीजन्स लाइक लीगल, टेक्निकल और इकोनॉमिक, कोई उसमें आ ही नहीं पाया था, कितनी भी टेक्नोलॉजी अपडेट कर लेंगे, जियो के बराबर उस समय कोई कर नहीं पाया था। मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मेकर, जो जियो प्राइस बताता 4G की, आगे जाके वही 4G की प्राइस होती। मोनोपोलिस्ट यानी वो पर्टिकुलर फर्म जो इंडिविजुअल सर्विस और प्रोडक्ट बना रही है, वो मोनोपोलिस्ट है। ही ट्राइज टू मेक द बेस्ट ऑफ डिमांड विच कैन बी टेकन आउट लोड अबाउट द कॉस्ट एंड डिस्काउंट्स। ये अब देखो, जब आप मोनोपोली में आते हो ना, तब आपको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ही अकेले हो। अब वो आपके खरीदेगा तो आपसे ही, चाहे आप डिस्काउंट दो चाहे नहीं, तो आप डिस्काउंट देकर अपना तो ना घाटा करोगे। डिस्काउंट कब होता है, जब आपके कॉम्पिटिशन होते हैं। जब आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है तो मोनोपोलिस्ट आर बेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो चुकी है। यानी अपन ने क्या देखा, पहला कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोई डायरेक्ट वगैरह कोई कॉम्पिटिटर्स होना ही नहीं चाहिए, वो जो बंदा है वो अकेला सोल प्रोड्यूसर होगा। तीसरा, वही प्राइस को डिसाइड करेगा। चौथा ये हो गया कि भाई कोई भी नया कॉम्पिटिटर लीगली और इकोनॉमिकली और टेक्निकली घुस ही नहीं सकता अंदर। खत्म हो गई बात, 4 पॉइंट जी हो गए। मार्केट पावर बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रेज मेंटेन प्राइस ओवर द अबव द लेवल डेट कुड प्रेवेल अंडर द कॉम्पिटिशन। यानी बेसिकली मार्केट पावर, आप ये समझ सकते हो, किसी भी फर्म के पास अगर इतनी पावर आ जाए, इतनी ज़्यादा पावर आ जाए, जिस पावर एबिलिटी ऑफ फर्म टू रेज एंड मेंटेन प्राइस अबाउट दैट लेवल डेट वुड प्रिवेल अंडर द कॉम्पिटिशन। यानी जब कॉम्पिटिशन जो प्राइस बना रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिशन ने सपोज प्राइस करी कि 10 रुपये उसकी प्राइस है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आप प्रोडक्ट तो वही बना रहा, आपने बोला कि मैं 2 फीचर और ऐड करके इसकी प्राइस को और बढ़ा देता हूँ। तो आपने क्या बोला कि वो तो 9 फीचर दे रहा है, 9 फीचर के 10 रुपये ले रहा है, मैं आपको 12 फीचर दूंगा लेकिन मैं आपसे 11 रुपये ले रहा हूँ। तो ये आपकी क्या है, मार्केट पावर हो गई, क्योंकि आपने क्या किया, कुछ सर्विसेज वगैरह को ऐड करके आपने उस एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटिव मार्केट की जो प्राइस थी उसको बढ़ा दिया। इट ऑल्सो रेफर्स टू एज द मोनोपोली पावर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जियो उस समय करी थी।
इट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ मार्केट पावर विच लीड्स टू रिड्यूस आउटपुट एंड लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। यानी जब मार्केट पावर आपके पास आती है तो उससे क्या होता है, रिड्यूस आउटपुट एंड लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये चीज़ें होने लग जाती है। देयर आर 4 डिफरेंट मार्केट्स इन विच ईच फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड। परफेक्ट कंपटीशन, यानी वो फर्म मार्केट या वो मार्केट जहाँ पर सारे एक ही तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ जीरो लेवल ऑफ एंट्री बैरियर है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये क्या जाता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि इतनी सारी फर्म्स एक साथ प्रोडक्ट्स बनाती है जो आपस में क्या होती है, कंपटीशन में नहीं होती, सबका इक्वली मार्केट शेयर होता है। ठीक है, बात करते हैं मोनोपोली। मोनोपोली तो मतलब मैं राजा हूँ, मेरे बराबर तू नहीं है, यानी मैं अकेला ही बंदा हूँ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हो रहा था, लोग लड़ रहे थे लेकिन प्रोडक्ट दोनों के डिफरेंशिएटेड थे, अलग अलग प्रोडक्ट थे, समझ गए। बट मोनोपोली में क्या हो जाता है, मोनोपोली के अंदर अब मैं ही राजा हूँ, बस खत्म हो गया। यानी मैं ही एक सोल प्रोड्यूसर हूँ एक पर्टिकुलर चीज़ का, मेरे कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, कोई मेरे अंदर घुस नहीं सकता, मैं ही प्राइस को डिसाइड करता हूँ, तो मोनोपोली हो जाता है। ओलिगोपोली जो है ये परफेक्ट और मोनोपोली के बीच का एक रास्ता है, ओलिगोपोली। ठीक है, तो ये बेसिकली समझ सकते हो डाइवर्जन बिटवीन द, ये एक फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है जो आपका प्रॉपर मार्केट पावर निकालने का फॉर्मूला है, वो ये है। ठीक है, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस आपने कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, मार्केट पावर निकल के आ जाएगा। ओलिगोपोली यानी इन दिस मार्केट नंबर ऑफ फर्म्स आर स्मॉल, यानी यहाँ फर्म्स कम होती है। परफेक्ट कंपटीशन में तो भरी हुई फर्म्स है, मोनोपोली में एक ही है, तो इन दोनों के बीच का खेल है। ओलिगोपोली में क्या हो रही है, द मार्केट नंबर्स ऑफ फर्म्स आर स्मॉल, नंबर ऑफ फर्म्स स्मॉल है, सो दैट सेलर आर कॉन्शियस अबाउट देयर इंटरडिपेंडेंस। यानी आज अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो मेरे को पता है मेरे कंपटीशन 2-3 ही है। ठीक है, पहले तो द कंपटीशन इज नॉट परफेक्ट येट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल रिएक्शंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि अब कॉम्पिटिटर्स कम है। यानी अगर 3 जने ही हैं, सपोज हम यहाँ पर 3 जने ही यहाँ सैंडविच का ठेला लगा कर बैठे हैं, तो यहाँ मेरे जो कॉम्पिटिशन है, अगर मैं मानता हूँ पूरी दुनिया में केवल हम 3 जने ही हैं, तो यहाँ पर क्या है, मोनोपोली नहीं है हम तीनों की। मोनोपोली तो तब होती जब मैं अकेला होता, 3 जने हैं, यानी हम तीनों का क्या है, अलग अलग, हमें पता है कि भाई हम आपस में, हमें पता है किस तरीके से काम करना है, और देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल रिएक्शन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, यानी मेरे अलावा जो 2 जिने हैं उनके कई ज़्यादा पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि अब कम जिने हो गए ना, यहाँ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, जैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया हो गया। अगर मैं बात करूँ टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स एक्चुअली में ओलिगोपोली था, बिकॉज अपन को आज ये ओलिगोपोली है अगर मैं प्रॉपर बोलूँ तो, क्योंकि आज अपन को पता है लेते कि जियो है, आपका वी हो गया और एक अपना एयरटेल हो गया, 3-4 जिन्हें हैं जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो अपन को पता है कि भाई इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो ओलिगोपोली हो गया। यहाँ पर पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया आ गया। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच ईच फर्म आर कंपीटिंग इन द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, यहाँ कम लोग ही क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, तो ओलिगोपोली हो चुका है। कैरेक्टरिस्टिक कब है, मतलब कब आप बोलोगे कि परफेक्टली ओलिगोपोली है, पहला the number of competing firms are being small, each firms control an important portion of the total supply, small change in the price of which allocate noticeable by the competitors। यानी आज मेरे को पता है कि मेरे कंपटीशन 3 ही है भाई, अगर आज मैं सपोज जियो है, जियो हो गया, वी हो गया और एयरटेल हो गया, आज अगर जियो कुछ प्राइस चेंज करेगा तो एयरटेल वगैरह को पता है कि यार ले देंगे जो है वो जियो ही चेंज कर सकता है, तो एयरटेल उसके हिसाब से चेंज करेगा, नोटिसेबल है, बिकॉज कम है तो नोटिसेबल है। तो ये चीज़ हो गई। अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा कितना नोटिस कर पाते, उसमें एग्रीगेट निकलता, लेकिन अब जब कम है तो आप आराम से नोटिस कर सकते हो किसी भी चीज़ को। तो ओलिगोपोली के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स क्या होती है, स्मॉल होती है, और कोई भी टोटल सप्लाई प्रोडक्ट की होती है उसमें हर फर्म एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। बिकॉज आज अगर प्राइस आपको, जैसे अगर जियो अपनी प्राइस बढ़ाता है तो एयरटेल क्या कर देगा, वो बोलेगा कि देखो जियो का आपको इतना मिलता है, मेरा सस्ता है। तो यानी आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें हर जो भी कॉम्पिटिटिव फर्म है उसका एक इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा, स्मॉल चेंज इन द प्राइस एंड सप्लाई इज इजीली नोटिसेबल बाय द जो कॉम्पिटिटर। जैसे मैंने आपको बोला, अगर जियो कुछ प्राइस चेंज करेगा तो एयरटेल को पता है ले दे कि जियो, वी और ये लोग भी प्राइस को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। राइवल कैन ईजिली टेक द स्टेप्स बेस्ड ऑन द चेंज इन इंक्रीज देयर सेल्स। यानी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आराम से आपको नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप कम हो ना तो लोग आप पे ज़्यादा नोटिस कर सकते हो कि भाई ये 1-2 ही है। तो जब वो आपको नोटिस कर सकते हैं तो वो आपके खिलाफ अलग अलग एक्शंस बना सकते हैं, नए नए प्लान्स बना सकते हैं, जिससे वो आपसे ज़्यादा क्या ले सके, सेल ले सके। न्यू एंट्रीज आर वेरी डिफिकल्ट। यहाँ नई एंट्री आना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज जब यहाँ पर फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स है तो मतलब एंट्री बैरियर यहाँ है। मैं ये नहीं बोला एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है, एंट्री बैरियर है, मतलब फ्यू फर्म्स ही है जो पार करके आई है।
समझ गए? तो ये हो गया, यानी मोनोपोली के बीच में और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में जो लाई करता है वो ओलिगोपोली है, ठीक है। हियर द कंडीशन ऑफ द एंट्री बिकम्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमिनिंग द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक फर्म एंड प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग एंट्री। यहाँ बहुत लिमिटेड लोग आ जाते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो और कोई आ सकता है, ठीक है। मोनोपोली में आना नेक्स्ट टू एक इम्पॉसिबल काम होता है अगर आपके पास बिना प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं हो, और उनके बीच में अगर आपको आना जब फ्यू नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन होता है ओलिगोपोली में क्या लाओगे, समझ गए? अब मेरे को पता है वो कन्फ्यूजन हो रहा होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में, तो एक फटाफट से सर्च करते हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखो, मोनोपोली इज द टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन वेयर सेलर और प्रोड्यूसर कैप्चर्स द मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर ड्यू टू लैक ऑफ सब्सिडी ऑफ कॉम्पिटिटर्स। Monopolistic competition is the type of imperfect competition where many sellers are try to capture the market share by differentiating their products। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेम नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट में हर प्रोडक्ट अपने आप में अलग है, लेकिन यहाँ लड़ाई किस चीज़ के लिए हो रही है, मार्केट शेयर के लिए हो रही है। बेसिकली हर जगह शेयर खेल तो मार्केट शेयर के लिए ही चल रहा है, लेकिन यहाँ आपको क्या ऐड ऑन करना है, जो मोनोपोली है इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरा मेजोरिटी ऑफ मार्केट शेयर उस कंपनी ने लेके बैठी हुई है। यहाँ पर क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम मोनोपोली बन जाए, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो ट्राई करते हैं जिसमें जितने भी सेलर हैं ये ट्राई करते हैं कि हमें मेजोरिटी ऑफ मार्केट शेयर मिल जाए और मोनोपोली बन जाए, ठीक है। लेकिन मोनोपोली क्या है, ये वो चीज़ है जिसके अंदर वो फॉर्म ऑलरेडी कैप्चर करके बैठा हुआ है उस पूरी चीज़ को, समझ गए? और यहाँ पर ये कैसे करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करके। ख़त्म हो गई खेल, बस। तो यही था आज का अपना पूरा वीडियो, जिसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करी है कि फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट शेयर का, जो कि है प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। ये करोगे तो आपको मार्केट शेयर का फार्मूला, आपको जो भी अपने आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो यहीं पर ही मैं ख़त्म करता हूँ मेरे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जो कि अपना प्रॉपरली था मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग थ्योरी के ऊपर। और अब मैं आपको मिलूँगा अगले टॉपिक में, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स होंगे। मैं आपको मिलता हूँ इसके अगले एपिसोड में बहुत जल्दी। दिस इज हर्षवर्धन, स्टे सून, स्टे हेल्दी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।